स्वाधीनता की लड़ाई में देश के कोने कोने में क्रांतिकारी एकजुट हो रहे थे। रामप्रसाद बिस्मिल हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संपादकों में से एक थे। इस संस्थान के द्वारा ही चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, अशफाक उल्लाह खान, राजगुरु, प्रेम कृष्ण खन्ना, ठाकुर रोशन सिंह और भगवती चरण बेहुरा जैसे क्रांतिकारी एक दूसरे के संपर्क में आए थे। भगत सिंह बिस्मिल से अत्यधिक प्रभावित थे। हालांकि एक समय में वे महात्मा गांधी से भी बहुत प्रभावित थे, किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन रद्द कर देने के कारण उनमें थोड़ा रोष उत्पन्न हो गया था और उन्होंने अहिंसात्मक आंदोलन की जगह क्रांति का मार्ग अपनाना उचित समझा। उनके दल के प्रमुख क्रांतिकारियों में आजाद, सुखदेव और राजगुरु इत्यादि थे। काकोरी ट्रेन एक्शन में 4 क्रांतिकारियों, जिसमें बिस्मिल और अशफाक भी शामिल थे, की फांसी और कारावास की सजा से भगत सिंह इतने दुखी हुए कि उन्होंने अपनी पार्टी नौजवान भारत सभा का हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में विलय कर दिया और एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। 1928 में साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए प्रदर्शन हुए और उन प्रदर्शनों में भाग लेने वालों पर अंग्रेजी शासन ने लाठीचार्ज किया, जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। इसका बदला लेने के लिए भगत सिंह और राजगुरु ने योजना बनाकर 17 दिसंबर 1928 को एसपी सैंडर्स को गोली मार दी। 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के जुर्म में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। भगत सिंह चाहते तो भाग सकते थे, पर उन्होंने पहले ही सोच लिया था कि उन्हें दंड स्वीकार है। विस्फोट होने के बाद उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा लगाया। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक हुकूमत जिसका दुनिया के सबसे बड़े हिस्से पर शासन था और जिसके बारे में कहा जाता था कि उनके शासन में सूर्य कभी अस्त नहीं होता, ऐसी ताकतवर हुकूमत 23 साल के एक युवा से भयभीत हो गई थी। स्वाधीनता संग्राम के क्रांतिकारी साहित्य का इतिहास भाग 2 में उल्लेखित है कि पंडित रामप्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा में दिए गए दिशा निर्देश का भगत सिंह ने अक्षरश पालन किया और अंग्रेजी सरकार से फांसी के बजाय गोली से उड़ा दिए जाने की मांग की। 23 मार्च 1931 की शाम भगत सिंह तथा उनके 2 साथियों सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। यही वह विचार भूमि थी जिसके आधार पर निराला जी ने खून की होली जो खेली लिखी थी। यह कविता गया से प्रकाशित साप्ताहिक उषा के होलिकांक में मार्च 1946 में प्रकाशित हुई थी। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर शायर भी थे। उनके जीवन काल में उनकी आंखों के सामने धीरे धीरे हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। इस संघर्ष में भारत ने खून की कैसी होली खेली, इसका बड़ा मार्मिक और साहित्यिक वर्णन मिलता है। बसंत में बहुओर छिटकी पियरी सरसों वातावरण में नई ऊर्जा, नई आशा लाती दिखाई पड़ती है। भारतीय धर्म में केसरिया रंग को साधुता, पवित्रता, स्वच्छता और परिष्कार का वैसे ही घोतक माना गया है जैसे आग में तपकर वस्तुएं निखर उठती हैं। भारत के ध्वज में पहला रंग केसरिया ही है, जो शुभ संकल्प, ज्ञान, तप, संयम और वैराग्य का रंग है। एक पारंपरिक ग्राम गीत में होली गाती हुई ग्राम बाला को किसी और रंग ही नहीं, केसरिया चुनरी ही पसंद है। बुंदेलखंड की अनेक फागों में युद्ध का, क्रांति का, वीरता का रंग दिखता है। एक फाग की चौकरी देखिए जिसमें कहा जा रहा है कि अब तो पानी सिर से ऊपर हो गया है, अर्थात अब सहन नहीं होता। ऐसा ना हो कि यहाँ कौवे बोलने लगे, अर्थात सब कुछ कहीं उजड़ न जाए। कवि श्याम का कहना है कि सावधान हो जाओ, हमें लड़ने के लिए बैरी ललकार रहा है। अपने को कमजोर न मानकर उनसे संघर्ष करने को सदैव तैयार रहो। दोस्तों, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक या शेयर करना ना भूलें। इस तरह की तमाम रोचक और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल हिस्टोरिकल इंडियंस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टैग करें ताकि आप हर अपडेट पर बने रहें।